हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके इस प्यारे से चैनल द सेल स्टोरी में, वेयर वी एस नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस यूनिट में काफी कुछ कवर कर लिया है। हम लोगों ने शुरू करा था बच्चों सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें हम लोगों ने एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने रामाचंद्रन प्लॉट के जो जन्मदाता हैं जीएन रामाचंद्रन, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सेल के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि सेल थ्योरी क्या है, जिसमें स्लाइडर एंड श्वान की सेल थ्योरी जो थी उसको पढ़ा था। रुडोल्फ रुडोल्फ विर्कोव का जो कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने फाइनलाइज किया था सेल थ्योरी को, वो भी देखा था बच्चों। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो फाइनल सेल थ्योरी है, इसको एज ए स्टेटमेंट दिया जा सकता है, एज ए क्वेश्चन में इसको एक स्टेटमेंट के फ्रेम में भी दे सकते हैं, और इसको एज एज ए क्वेश्चन इटसेल्फ पूछा जा सकता है। तो फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये सब मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल को काफी डिटेल में पढ़ाया है। और मैंने आपसे कहा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, खाली उसी में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, उनमें क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होते हैं, है ना। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में खाली प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी, और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनका हम लोग मतलब इनको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने शेप और साइज की बात करी थी, देखा था माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल था, और लार्जेस्ट सेल की बात की थी हम लोगों ने एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेल्स के बारे में देखा था। आरबीसी, वाइट बीसी, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, ट्रैकीड, मेजोफिल सेल, ये सब मैंने आप लोगों को, यहाँ पे क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से क्या है, उनके जो शेप और साइज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में एनालिसिस कराई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ाया था, फ्लैजिला, और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियोइड, वो सब हम लोगों ने देखा था। डिफरेंट शेप्स देखी थी बैक्टीरिया की हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल का जो इन्वेलप है और उसका जो मॉडिफिकेशन है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीजें क्या क्या है, कि जो है सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ये याद रखना है बच्चों। उसके बाद फिर क्या है, सेल वॉल है, इसको याद रखना है। और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको याद रखना है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, सीरियल वाइज याद रखना है, ठीक है, कि कौन सी लेयर सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है। और साथ ही यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, कैप्सूल वाला। ये कैप्सूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, यानी कि सेल वॉल के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है, वो क्या है कि वो अगर लूज फॉर्म में है तो उसको कहेंगे स्लाइम लेयर, और अगर वो रफ फॉर्म में है तो उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल। रफ टफ मतलब एक मजबूत फॉर्म में है तो उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो सेल वॉल का फंक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, शेप और साइज, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को बस्ट या कोलैप्स करने से। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। यहाँ पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, और वो है हमारा क्या, मीजोसोम्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीजोसोम्स का क्या सब्स्टिट्यूट, सॉरी, उसमें अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है बच्चों, उनमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है इन प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आप क्या कहोगे। मीजोसोम्स के फंक्शन आपको याद होने चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो मीजोसोम्स के क्या क्या फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों, क्या क्या, देखो यहाँ से मीजोसोम का फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या है, पहला
सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको दोबारा से इसको लिख के दे रही हूँ, और इसको एज इट इज आप लोगों को पूरा रटना है, इसको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और सेक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सेक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं बेटा, और क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ मीजोसोम। और मीजोसोम है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ एक्सटेंड होके फोल्ड हो जाती है, वेसाइकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, लेमेली के फॉर्म में, तो इसको क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। तो ये आपको एकदम याद रखना है, टिप पे रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मीजोसोम्स क्या है, यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बताया है कि इन प्रोकैरियोट्स इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट तो रेस्पिरेशन फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, उसमें आपको एक ऑप्शन मीजोसोम दिया रहेगा, एक ऑप्शन राइबोसोम दिया रहेगा, एक ऑप्शन इंक्लूजन बॉडीज दिया रहेगा। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि मीजोसोम फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने और क्या देखा था बच्चों, आगे हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लैजिला है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, बेसल बॉडीज, हुक, फिलामेंट, ये सब डिस्कस किया था। पिलाई और फिम्बरी का वर्क याद रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था ना कि पिलाई और फिम्बरी जो है इनका फ्लैजिला का काम जो है वो होता है लोकोमोशन से रिलेटेड, और पिलाई और फिम्बरी का इनका काम होता है अटैचमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको क्या है, अटैच कराना है, अगर बैक्टीरिया को रॉक्स में, स्ट्रीम में, तो ये सब जो है होस्ट टिश्यू में अटैच कराना है, ये काम परफॉर्म किए जाएंगे फिम्बरी के द्वारा। यहाँ पे हमने आप लोगों ने देखा था कि एक जो हमारा बेसल अपरेटस है वो सेल वॉल में किस तरह से धंसा हुआ है, फिर उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे हुक, और उसके ऊपर जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट था उसे कहा गया था फिलामेंट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर बच्चों हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज डिस्कस किया था। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल पे मूव किए थे। यूकैरियोटिक सेल में हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्क्रिमिनेट किया, डिफरेंशिएट किया। फिर उसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, और उसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट भी बताया, वेरियस जो ट्रांसपोर्ट मेथड है वो सब भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था। फिर उसमें हम लोगों ने ये देखा कि फ्लूइड मोजाइक जो मॉडल है सेंगर और निकोलसन ने दिया हुआ था, और इसमें इन्होंने क्या कहा था, शायद ये वाला कुछ पोर्शन स्किप हो गया था, लेट्स रीड इट। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model, ठीक है। According to this, quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो इन्होंने क्या कहा था बच्चों कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है बच्चों, वो क्वासाई फ्लूइड है, मतलब पूरी तरह से फ्लूइड भी नहीं है और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है ना, क्वासाई फ्लूइड। यहाँ पे क्वासाई का मतलब आप लोग सेमी से कर सकते हो कि वो कुछ मतलब फ्लूइड, उसमें फ्लूइडिटी कंडीशन है लेकिन बहुत ही जेल, एकदम पानी जैसी भी नहीं है, और एकदम बहुत ही ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर में भी, मतलब सेमी फ्लूइड नेचर में ये है, ठीक है। अब सेमी फ्लूइड नेचर में है तो क्या है कि जो एक ये ऊपर वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो है एक ऊपर वाला जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ऊपर वाला पार्ट था इसका, जिसको हम लोगों ने कहा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स साइड वाली जो लेयर थी, और दूसरी जो है वो साइटोसॉल वाली लेयर थी, ठीक है। तो मैंने इसमें आप लोगों को क्या बताया था बच्चों कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का लिपिड बाइलेयर में, इससे इसकी फ्लूइडिटी का पता चलता है। लेटरल मूवमेंट क्या होता है बच्चों, इस तरह से मूव करना, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई प्रोटीन यहाँ पे है, ये इसी इसी लेयर में इधर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गई,
यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गई, या साइटोसॉल साइड में यहाँ थी कोई प्रोटीन, यहाँ मूव करके आ गई, यहाँ मूव करके आ गई, यहाँ मूव करके आ गई। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है लेयर फ्लूइड कंडीशन में, तभी तो प्रोटीन का मूवमेंट हो पा रहा है। अगर सॉलिड कंडीशन में होती तो प्रोटीन मूव नहीं कर पाती, है ना। तो लेटरल मूवमेंट हो रहा है प्रोटीन्स का इनकी लिपिड बाइलेयर के चारों तरफ, लेटरल मूवमेंट इसी को कहेंगे। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। और ये जो मूवमेंट हो रहा है मेम्ब्रेन के अंदर, इसी को इसकी फ्लूइडिटी इसी से मेजर की जा सकती है। यहाँ पे ये कहा गया है द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब। तो बच्चों यही कहा गया ना कि ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो फ्लूइडिटी नेचर है मेम्ब्रेन का वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो फ्लूइडिटी कंडीशन में नहीं होता तो शायद ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती। तो ये एक फ्लूइडिटी जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से समझा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम को। मैंने आप लोगों को ये डायग्राम भी बना के बताया था। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। सिंपल डिफ्यूजन भी बताया था। फिर हम लोगों ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था आपको कि प्लांट सेल में एनिमल सेल से क्या अलग है। मिडिल लैमेला अलग है, प्लाज्मोडेस्माटा अलग है ना। और मिडिल लैमेला का फंक्शन मैंने बताया था कि ये जो दो सेल है, दो प्लांट सेल को आपस में ये ज्वाइन कराता है, ग्लू लाइक काम होता है इसका। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक ये चैनल की तरह काम करता है। इस सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है इस सेल के साइटोप्लाज्म से। यहाँ पे क्या है, सेल 1, यहाँ पे क्या है, सेल 2। तो दोनों सेल के जो साइटोप्लाज्म होंगे वो आपस में कौन कनेक्ट कराएगा बेटा, वो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट कराएगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख ली थी। फिर हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं बच्चों, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। उनके जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, है ना। तो ये सब साथ में काम करते हैं और इन सब के साथ में काम करने के लिए एक सिस्टम नाम दिया गया जिसे कहा गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फिर हमने एक एक सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। ईआर को हमने देखा था, गोल्जी बॉडी को हमने देखा था, लाइसोसोम को भी हम लोगों ने देख लिया था, वैक्यूल्स को भी पढ़ा था, माइटोकांड्रिया भी पढ़ लिया था, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को पढ़ना था बच्चों राइबोसोम। तो हम लोग आज शुरू करेंगे बच्चों राइबोसोम से। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या शुरू हो रहा है बच्चों, राइबोसोम। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो राइबोसोम हमारा क्या है बच्चों, पहले तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है ये, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है ये। ठीक है, दूसरी चीज ये इसमें और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यानी कि सेल में जितनी भी प्रोटीन बनेगी वो राइबोसोम की वजह से ही बनेगी। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा जा सकता है, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स।
ये पॉलीराइबोसोम वाली जो फंक्शन होती है ये खाली प्रोकैरियोट्स में होती है बच्चों, यूकैरियोट्स में नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। राइबोसोम्स आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलाडे। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे जॉर्ज पेलाडे याद रखना है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एज ए डेंस पार्टिकल। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये वाली लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके बने हुए हैं, हमारे राइबोसोम किसके बने हुए हैं बच्चों, आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं है। The eukaryotic ribosomes are 80s while prokaryotic ribosomes are 70s. Each ribosome has two subunit, larger and smaller subunit. तो है ना, ठीक है, इनमें क्या है, एक जो है लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट प्लस स्मॉल सब यूनिट, दो सब यूनिट प्रेजेंट है राइबोसोम में। यूकैरियोट्स का कैसा है राइबोसोम बेटा, 80s राइबोसोम है, व्हाइल प्रोकैरियोट्स का 70s है। यूकैरियोट 80s प्लस प्रोकैरियोट 70s. The two subunit of the two subunit of 80s ribosome are 60 and 40 and 70s 50 and 30. ये याद रख लेना आप लोग। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने का एक तरीका यहाँ पे बता रही हूँ। 60 प्लस 40 इक्वल टू क्या होता है, 100? नहीं, 100 नहीं, 60 प्लस 40 इक्वल टू 80, याद रख लेना। 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। ठीक है, 60 प्लस 40 दोनों का जो हमारा योग होगा वो क्या होगा, 80 होगा, ये याद रख लेना है हमको। 100 से -20 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको याद रखना है 70s के लिए, तो 50 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, 80। लेकिन याद रखेंगे क्या हम लोग, 70, 80 भूल जाएंगे, तो 50 30 इज इक्वल टू 70 याद रखेंगे, और 60 40 इज इक्वल टू 80 याद रखेंगे। इस तरह से याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। यहाँ पे एस का मतलब है एक स्वेजबर्ग यूनिट है, उसके आधार पे यहाँ पे एस आया है, और उसका कोई मतलब नहीं है, ये एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट है ये एक तरह से। both 70s 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। तो यही है ना, 50s जो है ये क्या है, हमारी लार्ज सब यूनिट है, 30s क्या है, हमारी स्मॉल सब यूनिट है। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में 60s हमारी क्या है, लार्ज सब यूनिट है, और 40s हमारी क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। उल्टा बता दिया, 60 ये वाला हमारा यूकैरियोट्स का है, और ये वाला हमारा प्रोकैरियोट्स का है। ठीक है, 50s प्रोकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट, 30s स्मॉल सब यूनिट, यूकैरियोट्स में 60s लार्ज सब यूनिट और 40s स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये एक राइबोसोम का डायग्राम बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी लार्ज सब यूनिट है और ये है हमारी स्मॉल सब यूनिट, और ये दोनों मिलके जो है एक पूरा स्ट्रक्चर राइबोसोम्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे हायर क्लासेस में आप लोग देखोगे ना कि स्मॉल सब यूनिट किस तरह से पार्टिसिपेट करती है प्रोटीन के सिंथेसिस में, लार्ज सब यूनिट किस तरह से पार्टिसिपेट करती है। ये अलग हो रहे हैं, इसका एक रीजन है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में इसी तरह से सिंथेसिस परफॉर्म करेंगे ये सब। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों साइटोस्केलेटन की। तो साइटोस्केलेटन क्या है, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क टाइप का है ना। इसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट पाए जा रहे हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इन सबको मिला के क्या कहा गया है, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में क्या क्या है बेटा, यहाँ पे है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और क्या है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स, और एक चीज क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
इन तीनों को मिला के कहा गया बेटा साइटोस्केलेटन। इन तीनों का जो एक नेटवर्क है उसको कलेक्टिवली क्या कहा गया, साइटोस्केलेटन कहा गया। The cytoskeleton in cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। तो बच्चों कोई भी ऑर्गेनेल पढ़ो उसका फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है, इसका है पहली बात तो जो सेल है उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, उसको शेप में कौन बनाए रखेगा, तो उसके लिए एक स्केलेटन चाहिए। जैसे हमारी बॉडी को शेप में मेंटेन करने के लिए एक स्केलेटन चाहिए, उसी तरह से सेल को भी शेप में मेंटेन करने के लिए एक स्केलेटन चाहिए। तो वो स्केलेटन कौन सा होता है, साइटोस्केलेटन। तो अब ये क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पहले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करेगा। और क्या करेगा बच्चों, मेंटेन करेगा सेल के शेप को, मेंटेन द शेप ऑफ द शेप। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए बच्चों साइटोप्लाज्म के। आगे बढ़ेंगे और साइटोस्केलेटन के आगे बढ़ेंगे। सिलिया एंड फ्लैजिला। बच्चों अभी हम लोगों ने फ्लैजिला का एक काफी डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वो बैक्टीरिया का फ्लैजिला था। यहाँ पे सिलिया फ्लैजिला हम लोग यूकैरियोट के बारे में देख रहे हैं, या आप ये समझो कि एक बेसिक सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सिलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमने बैक्टीरिया में देखा भी था कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो है एक आउटग्रोथ हो रखी थी, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, फ्लैजिला कहा था। और उसी पे छोटे 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 ऐसे पिलाई, और पिलाई भी प्रेजेंट थे, फिमरी भी प्रेजेंट थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वर्क लाइक ऑर्स, causing the cell or surrounding fluid to move। अब यहाँ पे बच्चों ये ऑर्स क्या होता है, आप लोगों ने कभी अगर नाव में बैठा होगा तो जो नाव चलाने के लिए जो उन लोगों के पास डंडे होते हैं ना, उसको कहते हैं ऑर्स। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो पानी को पीछे ढकेलता है तभी नाव आगे जाती है। इसी तरह से सिलिया का भी यही काम होता है, वो पानी को पीछे ढकेलेगा तब जो है बैक्टीरिया या जो भी एनिमल है वो मूव करेगा आगे की तरफ। तो ये यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन इनका लोकोमोशन से, सेल के मूवमेंट से रिस्पॉन्सिबल है ये सब, ठीक है। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। तो ये लाइन बच्चों इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला क्या है, कंपेरेटिवली लॉन्गर भी है, और क्या है इनका काम, सेल का मूवमेंट कराना है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये चीज याद रखिएगा बच्चों कि प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो डिफर करता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सिलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर कॉल्ड their core called exoneme possess number of microtubule running parallel to the long axis। यहाँ पे एक बच्चों एक्सोनीम का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये एक सपोज करो ये एक पूरा सा क्या है, सिलिया या फ्लैजिला है, ये पूरा एक सिलिया और फ्लैजिला है। उसको आपने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, यहाँ से आपने ऐसे ट्रांसफर्स कट कर दिया इसको। तो आपने जब इसको देखा इस तरह से तो ये डायग्राम आपको दिखा, और आपने ये डायग्राम देखा, ये जो आप देख रहे हो ना माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे एक लाइन में ऐसे है, पूरे जो है इनके 9 लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। और बीच में ये चीज जो आप देख रहे हो ना, सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीच में, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, इतना काट के आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है कि कैसा क्या है डायग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं ऊपर, फिर क्या देख रहे हैं बीच में, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल आप एक साथ देख सकते हो इस तरह से, और इनके क्या है कि 9 रोज प्रेजेंट है, ठीक है। ये पूरे गिनती में क्या है, 9 है, तो इसको 9 कहते हैं। प्लस आप सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देख रहे हो, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये भी यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, 9 + 2
अरेंजमेंट कहेंगे, जिसमें 9 क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, और 2 क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है बेटा, यहाँ पे जो ये आपको स्पोक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। और यहाँ पे जो आप एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो रेड कलर की, इसको कहेंगे सेंट्रल शीथ। ठीक है, और यहाँ पे इंटरडबलेट बजट ये ब्रिज देख रहे हो आप, ये जो डबलेट जो आपस में कनेक्टेड हैं ये इस तरह से, इसको कहेंगे इंटरडबलेट ब्रिज। तो देखते हैं, द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो क्या है कि जो रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है उनके कितने नंबर हैं, 9 है, 9 है और डबलेट है। डबलेट मतलब 1 2। ठीक है, अब ये इस तरह की स्ट्रक्चर कितनी प्रेजेंट है, वो 9 प्रेजेंट है। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल प्लस एक पेयर यानी कि 2। Such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2 array. इसको 9+2 arrangement कहते हैं। The central tubule are connected by bridge and it is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है बच्चों कि ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक दूसरे से इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट है। और जो हमारा ये सेंट्रल शीथ है, ये हमारा जो सेंट्रल शीथ है बच्चों, ये कनेक्ट कर रहा है जो रेडियल स्पोक निकली हुई है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल से, यहाँ से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, इससे ये कनेक्ट हो रहा है। यही चीज यहाँ पे कही गई है। The peripheral doublet are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerged from a centriole-like structure called a basal bodies. Basal bodies मैंने आप लोगों को दिखाई थी बच्चों, जब हम लोगों ने फ्लैजिला का डायग्राम पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो बेसल बॉडीज है वो कैसे इमर्ज हो रही है ना। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई, तो ये लिंकर्स के द्वारा भी कनेक्टेड रहते हैं ये आपस में, ये वाले जो है हमारे पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, नेक्स्ट हमारा आया सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। The centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole. तो सेंट्रोसोम क्या है बच्चों, एक इस तरह की स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक इस तरह की स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये है क्या हमारे, ये है हमारे सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल होते हैं, और साथ जब ये किसी पेरीन्यूक्लियर मटेरियल से सराउंडेड होते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह दोगे आप, इस पूरे स्ट्रक्चर को कह दोगे आप सेंट्रोसोम। ठीक है, they are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centrioles in centrosome lie perpendicular to each other. ये दोनों perpendicular हैं एक दूसरे के, with each having an organization like a cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein. तो ये किसके बने हैं बच्चों, यहाँ पे याद रखना है हमको, ये बने हैं किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किस चीज के बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट आपको दिखाई दे जा रहे हैं, और ये है हमारा बेटा सेंट्रियोल्स। ठीक है, बीच में ये क्या है, एक सेंट्रल हब भी है, एसी लिंकर भी है। तो इतना डिटेल नहीं जानना है, आपकी बुक में दिया है केवल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट और सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज आल्सो लिंक। तो ये तीनों जो ट्रिपलेट है ना, ये आपस में लिंक है। देखो एक लिंकर यहाँ पे लिंक कर रहा है इन सबको,
The central part of proximal region of the centriole is also proteinous and called the hub. जो central part है ये कैसा है बच्चों, ये भी proteinous structure है और ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा central hub, which is connected with tubule of the peripheral triplet by a radial spoke. तो ये जो है किससे कनेक्ट है, ये जो हमारे जो ट्रिपलेट है पेरिफेरल ट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ये सब हमारे क्या है बच्चों, ये है हमारे रेडियल स्पोक, इसको कहेंगे रेडियल स्पोक। तो ये रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। द सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्या क्या है, सेंट्रियोल का काम बेसल बॉडी बना रहे हैं सिलिया और फ्लैजिला के, स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं जिससे क्या बनेगा हमारा स्पिंडल अपरेटस बनेगा सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, ताकि जो है जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको सेपरेट किया जा सके। आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस सबसे पहले किसने खोजा था बच्चों, इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। बाद में जो है इसको स्टेन करा गया और बेसिक डाइट से और नाम दिया गया क्रोमैटिन, इसके अंदर जो चीज पाई गई उसका जो कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने फ्लेमिंग ने दिया था। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। जनरली क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है पर सेल, लेकिन कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी होती हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्ट हो गए, है ना, स्केलेटल मसल सेल्स हो गई, और कुछ सेल ऐसे होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे मेमेलियन आरबीसी हो गए, और प्लांट में क्या है सीव ट्यूब सेल्स हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये याद रखना है कि कुछ सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, स्केलेटल मसल सेल हो गई, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वो हमारे क्या है आरबीसीज हो गए और ट्यूब सीव ट्यूब सेल्स हो गए वेस्कुलर प्लांट्स में। स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियस का, एक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आप देखोगे, पूरी की पूरी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखोगे। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये पूरी है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये आप जो देख रहे हो ब्लू कलर का यहाँ पे, ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी को आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, पूरे न्यूक्लियस में एक फैली हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये है हमारा क्रोमैटिन, ये है क्रोमैटिन हमारा, और ये है इंटरफेज स्टेज का क्रोमैटिन। जब ये पहुंचेगा एम फेज में पहुंचेगा तो ये बहुत ही कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग आगे क्रोमोसोम कहेंगे। और एक आप डेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है बच्चों। और इस न्यूक्लियोलस में क्या होगा हमारा आरआरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी आरआरएनए की सिंथेसिस होगी। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया न्यूक्लियर इनवेलप देख लिया, इनवेलप हमारा क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इनवेलप में एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हो, एक न्यूक्लियर लेमाइना भी देख रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे आप न्यूक्लियर पोर भी देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में आपने क्या, और ये आप एक चीज ये चीज नोटिस कर रहे हो ना कि न्यूक्लियस से जो है क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो एक बच्चों यहाँ पे एक सीधी सी चीज है ना, आप एक कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे कि ये सब चीजें इतना जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्यों दी हुई हैं। न्यूक्लियस हमारा क्या है बच्चों, न्यूक्लियस हमारा एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमारे क्रोमैटिन प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, तो यानी कि क्रोमैटिन में हमारे क्या है डीएनए है ना, क्रोमैटिन में हमारे डीएनए है, डीएनए का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उससे क्या बनेगा डीएनए बनेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, उससे क्या बनेगा आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो कहाँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, इसमें क्या है राइबोसोम्स प्रेजेंट है, आरएनए हमारा बाहर आएगा, वहां पे क्या होगा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी,
ठीक है, सारी चीजें बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब इस प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस प्रोटीन को क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर जहां भी जरूरत है और सेल के बाहर जहां भी जरूरत है। अब ये काम कौन कर देगा हमारा, ये काम हमारा कर देगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी ये काम करेगा, इसीलिए गोल्जी बॉडी जो है एसोसिएटेड होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, अब गाल्जी बॉडी जो है किस फॉर्म में रिलीज करेगा प्रोटीन्स को, वेसाइकल के फॉर्म में भेजेगा। ठीक है, और जो हमारा वेसाइकल है ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड पोजीशन होगी, जो भी रिक्वायर्ड लोकेशन होगी वहां पे भेज दिया जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए जो है इस तरह से न्यूक्लियस के साथ हमेशा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स अटैच दिखते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। ये डायग्राम आप लोग याद रखना बच्चों, वो तो मैंने समझाने के पर्सपेक्टिव से लगा दिया था। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप डेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो, न्यूक्लियोलस है ये बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर आप छोटे छोटे देख पा रहे होगे। और ये आप ये जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। चलो हम लोग इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ पेरीन्यूक्लियर स्पेस। एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो स्पेस है बच्चों इसी को कहा गया पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेयर राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट होगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और अगर जो है नहीं प्रेजेंट होंगे राइबोसोम तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे और वो सिंथेसिस करेगा लिपिड की। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स दिए हुए हैं। द न्यूक्लियर इनफ है envelope have minute pore at several places formed by fusion of the inner and outer membrane। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई इस तरह से। अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये एक न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है। ठीक है, आरएनए बना तो वो बाहर कैसे जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में, तो वो न्यूक्लियर पोर से ही जाएगा। न्यूक्लियर लाइमाइना एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, नीचे की तरफ आपको मैंने दिखाया था। A dense fibrillary network inside the nucleus composed of intermediate filament provide mechanical support to the nucleus। तो ये काम है हमारा न्यूक्लियर एनवलप का। आगे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है बच्चों अंदर, कैरियोप्लाज्म भी इसी को कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में आप क्या देखोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड जो रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो सभी प्रेजेंट कहाँ होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्योंकि हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन, हमारा रेप्लिकेशन करने के बाद जो आरएनए की सिंथेसिस वो सब कहाँ हो रहे हैं बेटा, वो सब हो रहे हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ओके, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। डेंस स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है कि आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में। डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर्स आफ्टर डिवीजन। तो ये जो है न्यूक्लियोलस क्या होता है, जब सेल डिवीजन होना होता है तो फिर वो गायब हो जाता है और फिर जब सेल डिवीजन हो जाता है तो वापस से आ जाता है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस के, पहला फंक्शन यही है कि यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, hence indirectly involved in protein synthesis। Larger and more numerous nucleoli are present in cell actively carrying out the protein synthesis। क्रोमैटिन की बात करते हैं बच्चों। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibril called chromatin।
बच्चों देखो, सेल जो हमारी साइकिल होती है उसमें क्या है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक फेज होती है इंटरफेज, जिसमें हम लोग 3 फेज पढ़ते हैं। एक होती है हमारी G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, और दूसरी होती है हमारी M फेज। तो M फेज हमारी क्या होती है, ये डिवीजन फेज होती है। यहाँ पे क्या होती है, जो सेल है वो डिवाइड करती है। और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, सेल जो है वो हमारी प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए। जैसे कि क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी, सेल की सिंथेसिस होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी यहाँ पे। उसके बाद डीएनए में कोई म्यूटेशन वगैरह तो नहीं हो गया है रेप्लिकेशन के दौरान, वो सब चेक होगा। तो मतलब आप कह सकते हो ना, इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होती है। यहाँ पे सेल अपना जो है 95% टाइम स्पेंड करती है और 5% टाइम में सेल में डिवीजन हो जाता है। तो यहीं पे बात करा है इन्होंने कि जो इंटरफेज के दौरान जब सेल होती है हमारी, तो सेल कैसी होगी, रेस्टिंग फेज में होगी, कोई डिवीजन नहीं हो रहा होगा। और जब डिवीजन नहीं होगा तो यहाँ पे सेल के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कैसा होगा बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होगा, अभी वो कंडेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेज के दौरान क्या है, लूज और एक इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क है। इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क कैसा मतलब, आप ऐसे देख रहे हो ना, आपस में ऐसे गुथा हुआ ऐसे प्रेजेंट है, अलग अलग नहीं है, सेपरेटेड नहीं है। तो इस तरह से क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट है इंटरफेजिक सेल में। बट ड्यूरिंग सेल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। तो ये वाली स्ट्रक्चर कब आती है बच्चों, जब क्या है, सेल का डिवीजन होने लगता है। तो क्या है, ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन देखोगे, इस तरह से हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड आपस में। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होगा इसको कहेंगे सेंट्रोमियर। और यहीं पे एक चीज अटैच होगी जिसको कहेंगे काइनेटोकोर। तो जो काइनेटोकोर है बच्चों, ये हमारा हेल्प करेगा स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में। आगे हम लोग देखते हैं इसको। Chromatin contains DNA and some basic protein called histone, some non-histone proteins and also RNA. तो यहाँ पे क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट है। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ना कि क्रोमेटिन किस किस चीज से मिलके बना है। तो क्रोमेटिन में क्या आपने देखा, यहाँ पे क्रोमेटिन में है हमारा डीएनए, क्रोमेटिन में है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, और क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, और क्या है, साथ में आरएनए भी है। तो हमारे क्रोमोसोम का ये पूरा का पूरा क्या कह सकते हो आप, कि क्रोमोसोम के अंदर इतनी सारी चीजें हमारी प्रेजेंट है, या हमारा क्रोमोसोम इतनी सारी चीजों से मिलके बना है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 pairs of chromosome। जो 46 पेयर 46 जो क्रोमोसोम है, यानी कि 23 पेयर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो उनमें लगभग कितना है, 2 मीटर डीएनए जो है प्रेजेंट है। यही कहा गया है यहाँ पे, यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ, ये अभी हम लोग न्यूक्लियोसोम के बारे में जब हम करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी उसमें पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। तो क्रोमोसोम अभी बताया ना कि जब सेल जो है कंडेंस फॉर्म में आ जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो क्या होता है कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिखने लगती है क्रोमोसोम की। तो वहां पे जब आप देखोगे इस तरह से क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। एक ये हमारा क्रोमेटिड हो गया बच्चों, और दूसरा हमारा क्रोमेटिड ये हो गया। तो यहाँ पे जो इस तरह से जो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस कंस्ट्रक्शन को कहेंगे बच्चों सेंट्रोमियर। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे ये पहली बार ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसी कंस्ट्रक्शन पे आप देख रहे हो, इसी कंस्ट्रक्शन पे आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे।
कुछ स्फेरिकल इस तरह से स्ट्रक्चर देखोगे। इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं काइनेटोकोर। Every chromosome essentially has a primary constriction or their centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochores are present। तो ये यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है, और काइनेटोकोर जो प्रेजेंट है, ये काइनेटोकोर प्रेजेंट है, और काइनेटोकोर के पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसको सेंट्रोमियर कहेंगे। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। तो भाई सीधी सी बात है ना, ये सेंट्रोमियर है, इसमें क्या है, दो सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमैटिड को आपस में होल्ड कर रखा है इसने। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फोर टाइप। अब ये इसी सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम जो है वो हमारा चार चार जो टाइप्स है उसमें डिवाइड हो गया है। एक मेटासेंट्रिक में डिवाइड है, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक एंड चौथा टीलोसेंट्रिक। मतलब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन आपने देखा ना अभी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर का, ये कहाँ पर है, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे, उस आधार पे जो है हमारा क्रोमोसोम चार तरह के क्रोमोसोम में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, the metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arms of the chromosome. Submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to the end, forming one extremely short and one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere। इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, मिडिल में है। यहाँ पे है सेंट्रोमियर इन मिडिल, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर मिडिल में है। इससे क्या हो रहा है, इक्वल लॉन्ग आर्म इक्वल शॉर्ट आर्म, और शॉर्ट आर्म इसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट आर्म नहीं है, कोई लॉन्ग आर्म भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो दो इक्वल आर्म्स में डिवाइड है। ठीक है, मिडिल में है यहाँ पे सेंट्रोमियर। तो ये है हमारा मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि आप देख रहे हो ना कि जो मिडिल से सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला गया है, यहाँ पे इक्वल इक्वल आर्म्स हैं। यहाँ पे क्या है कि एक आर्म जो है वो शॉर्ट हो गई क्योंकि सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ, और एक आर्म जो है वो हमारी लॉन्ग है। फिर आप देख रहे हो एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है और थोड़ा सा ऊपर से शिफ्ट हो गई है, और जो हमारी शॉर्ट आर्म थी वो और भी ज्यादा शॉर्ट हो गई है, और जो लॉन्ग आर्म थी वो और भी ज्यादा लॉन्ग हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो है काफी ज्यादा शॉर्ट आर्म देखने को मिल रही है, एक जो है काफी ज्यादा लॉन्ग आर्म देखने को मिल रही है। टीलोसेंट्रिक में क्या है बच्चों कि जहाँ पे क्रोमोसोम बिल्कुल एंड हो रहा है ना, ऐसे जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं पे सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो उस जगह को क्या कहा, उधर सेंट्रोमियर की लोकेशन होने की वजह से इसको कह दिया गया टीलोसेंट्रिक, एकदम बिल्कुल टर्मिनल टर्मिनल यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, टर्मिनल सेंट्रोमियर जिसमें प्रेजेंट हो वो है हमारा टीलोसेंट्रिक। मिडिल से थोड़ा सा ऊपर सेंट्रोमियर जहाँ प्रेजेंट है वो है हमारा क्या है, सब मेटासेंट्रिक। और बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट जो हमारी शॉर्ट आर्म होगी वो है हमारा एक्रोसेंट्रिक, और जिसमें इक्वल आर्म्स होगी वो है हमारा क्या, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कभी कभी बच्चों क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसको हमने क्या कहा, सेंट्रोमियर कहा। कभी कभी क्या है कि इसी क्रोमोसोम पे आप एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देख रहे हो टर्मिनल साइड पे। ये देखो, ये हमारा क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड है, और यहाँ पे आप एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देख रहे हो, और इस तरह का जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट। इसको कहते हैं बच्चों सैटेलाइट। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of small fragment called the satellite. तो satellite का भी अपना फंक्शन है, आप स्टैंडर्ड क्लासेस में पढ़ोगे, अभी उसको पढ़ने का कोई रेलिवेंस नहीं है। तो सैटेलाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऊपर क्रोमोसोम पे। और ये सबसे बड़ी बात इसकी, इन्होंने क्या कहा है कि ये फिक्स्ड पोजीशन पे है।
फिक्स्ड पोजीशन पे है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज यहाँ प्रेजेंट है कल यहाँ प्रेजेंट होगा, नहीं, ये यहीं पे प्रेजेंट होगा। एक और चीज बची है बच्चों, माइक्रो बॉडीज, इसको भी देख लेते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicle called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animal cells। तो इनमें क्या है, छोटे छोटे वेजाइकल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिन्हें माइक्रोबॉडीज कहा गया है। इनके अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने इसमें आज खत्म किया है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा सेल साइकिल के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग जो है पूरा का पूरा अपना जो सेल साइकिल और जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे जितने भी रिलेटेड हमारे PYQ MCQ हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो इस चैप्टर पे आपकी अच्छी सी कमांड हो जानी चाहिए। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए हैं। NCERT मैंने आपको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ाई ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप लोगों को ये पता रहे कि NCERT में ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग मिलेंगे होली के बाद, ऑलमोस्ट 2 to 3 days बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।